हेलो एवरीवन। आज हम हमारी सिक्स क्लास की एनसीईआरटी है जो हमारी हिस्ट्री की हम उसको कवर कर रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 7 करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 7 है हमारा अशोक से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है कि अशोक है एक अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। तो हम देखेंगे कि किन कारणों से अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था। अशोक की राजधानियां कौन सी थी, अशोक के किस वंश से अशोक का संबंध था और किस युद्ध के बावजूद उन्होंने युद्ध से त्याग करने का प्रण ले लिया था। तो देखिए सबसे पहले हम अशोक को देख लेते हैं कि अशोक दिखते कैसे थे ताकि आपकी मेमोरी लंबे टाइम तक बनी रहे। देखिए ये है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक थे जो वो ऐसे दिखते थे। अभी आपने देख लिया है तो अब देखिए इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इससे पहले कि हम आपको दिखा दें, ये है सारनाथ। सारनाथ में ये एक लौह स्तंभ मिला है। उस लौह स्तंभ का ये चित्र है जिसको कि गवर्नमेंट अपने कामों में यूज करती है, जिस पर लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये है हमारा, कहाँ मिला है, सारनाथ में है लौह स्तंभ। ये उसके ऊपर की चित्र है। देखिए आपको मैं लौह स्तंभ दिखा देती हूँ कैसा है। ये है लौह स्तंभ। देखिए ये ऊपर वाला एरिया है, ये सर्कल हुआ आपको दिख रहा है, ये सेम यही है। और नीचे है ये हमारा लौह स्तंभ। ये है पूरा लौह स्तंभ, इतना बड़ा है जहाँ की सारनाथ में ये मिला है। अब देखिए और सारनाथ में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि सारनाथ में क्या किया था। भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में ही दिया था ना। कहाँ पर दिया था बुद्ध ने उपदेश, बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। ठीक है ना। आगे देखिए आप, आगे है अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना। अब पहले पहले की बात मैं आपको बता दूं, पहले आप मुझे ये बताइए कि साम्राज्य होता क्या है। एक तो राज्य होता है, हम कहते हैं ना कि राजा होते थे, राजा का राज्य होता था। लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड किया गया अशोक के लिए, साम्राज्य का वर्ड किया गया है। साम्राज्य वर्ड का यूज किया गया है। तो साम्राज्य का अर्थ क्या होता है, देखिए साम्राज्य का अर्थ होता है अलग अलग राज्यों या फिर जो क्षेत्रों का समूह होता है वह हमारा साम्राज्य कहलाता है। जो अलग अलग राज्य है, मानो मानो एक राज्य तो ये है, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है और एक राज्य ये है। एक, दो, तीन, चार, ये चार राज्य है। जब इन चारों राज्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है और उसके बाद एक राज्य बना दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, यह हमारा साम्राज्य कहलाता है। अर्थात अलग अलग राज्यों या फिर जो क्षेत्रों का समूह होता है वह हमारा साम्राज्य कहलाता है। यानी कि यहाँ पर एक राजा राज कर रहा था, यहाँ पर दूसरा राज कर रहा था, यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर चौथा, इनके राज्य थे अलग अलग। लेकिन जब एक में मिला दिया सबको तो सीधी सी बात है ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे शक्तिशाली कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, साम्राज्य बन गया। अब देखिए आगे डिटेल में, एक अक्षर और, अभिलेख। अभिलेख मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख होता है जिन पत्थरों या फिर धातुओं पर लिखा जाता है वे क्या कहलाते हैं, हमारे अभिलेख कहलाते हैं। इधर यहाँ लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। पत्थरों पर अभिलेख यानी कि जो स्तंभों यानी कि जिन धातुओं पर या फिर जिन स्तंभों पर जिन पत्थरों पर लिखा जाता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे अभिलेख कहलाते हैं। आपने दो चीजों का, दो वर्ड्स का मतलब पता लगा है। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। यहाँ पर आपको किसका पता लगा है, साम्राज्य का पता लगा है। अब देखो आगे, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि अशोक है वह किस वंश से संबंध रखते थे। तो अशोक का संबंध कौन से वंश से था, मौर्य वंश से था। तो अशोक के दादा का नाम क्या था। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि अशोक के दादा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इतने सारे क्वेश्चंस आपके एक ही लाइन से कवर हो गए हैं। आगे देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते जो मैंने लिखे हैं। सेकंड है आपका, लगभग 2300 साल पहले की थी। कब की थी, 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य,
यानी कि जो चाणक्य है, चाणक्य को किस नाम से और जाना जाता है? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या थे? एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने क्या की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की क्या की थी? राजा बनने में सहायता की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी राजा बनने में सहायता किसने की थी? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। और चाणक्य की पुस्तक का नाम बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो चाणक्य की जो पुस्तक है वह अर्थशास्त्र से है। अब अर्थशास्त्र है। अब देखिए, आप अर्थशास्त्र को देखकर आप समझेंगे कि ये इकोनॉमिक्स की बुक की बात हो रही है, लेकिन नहीं, चाणक्य की यह इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। यह कौन सी किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित पुस्तक है। यह अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है। तो आगे देखिए, आगे है वंश। वंश क्या होता है? देखिए, वंश का मतलब होता है जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते जाते हैं तो वह हमारा वंश कहलाता है। पहले, अब देखिए वंश कैसे हुआ, मैं आपको समझा देती हूँ। पहले चंद्रगुप्त मौर्य बने राजा, उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार बने राजा, और उनके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक बना राजा। अर्थात पहले दादा बने, फिर बेटा बना और फिर पोता बना, है ना। देखिए, पहले कौन बने? चंद्रगुप्त मौर्य बने। उसके बाद कौन बने? बिंदुसार बने। और बिंदुसार के बाद कौन बने? अशोक बने। और मौर्य साम्राज्य, अब देखिए यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। अब ये बिंदुसार और बिंबिसार में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते, एक बिंबिसार होता है और एक बिंदुसार है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कैसे दिखते थे। ये है चंद्रगुप्त मौर्य। अब इनकी एक कहानी है, इनके बेटे का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। इन्होंने क्या कर लिया था? एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। उस विशाल साम्राज्य में इनके बहुत सारे दुश्मन भी हुआ करते थे। तो क्या होता था, हर समय इनकी जान को खतरा बना रहता था कि कहीं कोई इनको मार ना दे या फिर इनको खाने में जहर देकर मार दे। तो कौटिल्य ने क्या किया? ये है चाणक्य, चाणक्य या फिर कौटिल्य। इन्होंने क्या किया? इनको हर रोज खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर देने लगे, ताकि अगर इनको कोई जहर दे भी तो इन पर जहर का असर ना हो और इनका खाना कोई और नहीं खा सकता था। तो जब इनको खाने में जहर दिया जाता था तो क्या किया, एक दिन महारानी ने वो खाना खा लिया कि इनका खाना हम क्यों नहीं खा सकते। तो महारानी ने वो खाना खा लिया चुपके से। जब महारानी ने वो खाना खा लिया तो उस समय वह गर्भवती थी, उनकी जान को खतरा बन गया, वो तो मर गई देखिए। लेकिन जो बिंदुसार था उसको बचा लिया गया। उस समय चिकित्सा के द्वारा बिंदुसार को बचा लिया गया। तो लेकिन वो बच तो गए, लेकिन उनके क्या हो गया, सारे शरीर पर बिंदु 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 से हो गई, जहर का असर हो गया। तो इसी कारण से इनका नाम क्या पड़ गया? बिंदुसार पड़ गया था। अब आपको याद रहेगा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार थे, ना कि बिंबिसार। अब आगे देखिए आप, आगे है, इन्होंने यहाँ यहाँ हो गया था ना, अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलती है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है भाई, साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है तो उसमें अलग अलग नगर भी होंगे। ठीक है, और जो देखिए मानचित्र में इन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। यह है आपका मानचित्र, यह आपका मानचित्र। यह देखिए इनमें काले बिंदुओं से दिखाया गया, यानी कि ये इनकी क्या है? राजधानियां। तक्षशिला इनकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, और उज्जैन क्या थी? इनकी राजधानी थी। देखिए, इसमें राज्य और साम्राज्य की राजधानियां, एक पाटलिपुत्र थी, दूसरी उज्जैन थी और तीसरी कौन सी थी? तक्षशिला थी। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अब देखिए, यह है हमारी तक्षशिला। तो यहाँ ऊपर क्या है? उत्तर है, इस साइड क्या है? पश्चिम है, इस साइड पूर्व है। अब देखिए, तक्षशिला थी जो यह हमारी क्या थी? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए क्या था? यह आने जाने का, यानी कि हम ऐसे आते थे तो आने जाने का मार्ग था। अब देखिए अगली, अगली है हमारी उज्जैन। उज्जैन क्या थी? उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में जाने का वाला रास्ते में पड़ता था। अब देखिए, ऊपर है उत्तरी भारत और नीचे कौन सा है? नीचे हमारा दक्कन है, यानी कि दक्षिणी भारत है।
तो उत्तरी भारत से हम दक्षिणी भारत में जाएंगे तो हमारे जाने का रास्ता कौन सा था? यह उज्जैन था। ठीक है भाई। अब देखिए आगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। यानी कि ये जो नगर होते थे इनमें कौन कौन रहते थे? व्यापारी रहते होंगे या फिर सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते होंगे। अब देखिए, साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान, पशुपालक, जो बहुत बड़ा इसका साम्राज्य था इनका, इनके बहुत बड़े क्षेत्र में क्या होता था? किसान रहते थे, पशुपालक रहते थे, पशुपालकों के गांव यानी कि बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाके में ज्यादातर हिस्से में क्या हुआ करता था? जंगल हुआ करता था। यानी कि जो मध्य भारत है इसमें ज्यादातर हिस्से में क्या होता था? जंगल होता था। और जंगल होता था तो वहां पर लोग क्या करते थे? फल और फूल इकट्ठा करते थे। फल और फूल इकट्ठा करते थे। अब जंगल है तो जानवरों का शिकार भी करेंगे। अब क्या है, जब साम्राज्य इतना बड़ा है, कहीं पर जंगल है, कहीं पर पशुपालक रह रहे हैं, तो इतने बड़े इलाके में क्या होंगे? लोग अलग अलग होंगे, अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे, अलग अलग प्रकार के भोजन करते होंगे। ठीक हो गया ना भाई? देखिए, अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे, अलग अलग प्रकार के भोजन करते होंगे। तो विविधता वाला देश है हमारा, विविधता ही है। अब आप खुद ही देख सकते हो कि साउथ में कैसा खाना खाया जाता है, नॉर्थ में कैसा खाना खाया जाता है, ईस्ट में क्या खाया जाता है, वेस्ट में क्या खाया जाता है। अलग अलग खाना खाया जाता है, सबकी भाषाएं भी अलग अलग है। कोई तमिल बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, तो सबकी भाषाएं भी तो अलग अलग है। तो इतने बड़े जब साम्राज्य को एक साथ में लाएंगे तो उनकी भी भाषाएं अलग अलग होंगी। आगे देखिए आप, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? यह मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है। एक बार और देख लेते हैं। देखिए, सम्राट को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। क्यों होती थी सम्राट को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की? क्योंकि क्या होता था, जो साम्राज्य होता था, राज्य से बड़े होते हैं, बहुत सारे राज्यों को मिलाकर ही तो एक साम्राज्य बना है। और उनकी रक्षा के लिए क्या होता था? बड़ी बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी। तो बड़ी सेनाएं होंगी, बड़ा राज्य होगा, तो इसके लिए होगा संसाधनों की जरूरत भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और इन्हीं के कारण उन्हें क्या करना पड़ता था? बड़ी संख्या में कर को इकट्ठा करना पड़ता था। और कर को इकट्ठा करने के लिए उन्हें अधिकारियों की क्या होती थी? जरूरत होती थी। देखिए, राज्य होता है जो वह हमारा एक छोटा सा एरिया होता है। मैंने आपको बताया ना, राज्य होता है वह कैसा होता है? एक छोटा एरिया होता है। लेकिन जो साम्राज्य होता है वह क्या होता है? हमारा बड़ा एरिया होता है। जब बड़ा एरिया होगा तो हर चीज की ज्यादा फैसिलिटीज की जरूरत होगी, ज्यादा चीजों की। जहाँ हम एक इतने से एरिया में थोड़ी सी चीज से काम चला सकते हैं, वहाँ इतना बड़ा एरिया आ जाएगा तो हमें इतनी सारी चीजों की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है। ओके। आगे देखिए आप, आगे क्या कहता है कि साम्राज्य का प्रशासन। देखिए, एक बात और मैं आपको दिखा दूं, जो ये लौह स्तंभ है आपका, इस लौह स्तंभ में क्या है? देखिए, पहले के टाइम में अभिलेख लिखे जाते थे। मैंने आपको बताया था ना कि स्तंभों पर अभिलेख लिखना, पत्थरों पर लिखना। तो अशोक के काल में ऐसे स्तंभों पर अभिलेख लिखे गए, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है? ये अशोक के समय का बना हुआ लौह स्तंभ है और इस पर अभिलेख लिखे गए हैं। अब देखिए, साम्राज्य का प्रशासन। जो पाटलिपुत्र और उसके जो आसपास के इलाके होते थे, इस पर जो सम्राट होता था उसका सीधा नियंत्रण होता था। इनमें क्या होता था? जो गांव और शहरों के जो किसान होते हैं, पशुपालक होते हैं, शिल्पकार होते हैं, व्यापारी होते हैं। कौन होते हैं? किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी। इनसे कर इकट्ठा करने के लिए क्या होता था? राजा ने अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। और जो राजा के आदेशों का पालन नहीं करता था, अर्थात जो उनका उल्लंघन करता था, उन वे अधिकारी होते थे, क्या करते थे? उनको सजा देते थे। अब देखिए, उनको सजा देते थे और इनमें से कई अधिकारी क्या करते थे? वेतन दिया जाता था उनको। और कई, और साम्राज्य में क्या होता था? एक तो कर वसूलने के लिए अधिकारी हो गए, दूसरे क्या हो गए? संदेशवाहक। मैं आपको थोड़ा साफ करके दिखा देती हूँ। देखिए, सम्राट का क्या होता था? सीधा नियंत्रण होता था, फर्स्ट। सेकंड क्या होता था? कर वसूलने के लिए
अधिकारी होते थे। कर इकट्ठा करने के लिए क्या होते थे? अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। थर्ड क्या होता है? संदेशवाहक होते थे। संदेशवाहक क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के जो कार्य होते थे, जो जासूस कार्य करते थे, उन पर क्या रखते थे? वे नजर रखते थे। तीसरा क्या होता था? जो सम्राट होता था, सम्राट जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर क्या करता था? नियंत्रण रखता था। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। जायज सी बात है, प्रांत तो होंगे ही छोटे छोटे। ऐसे तो उनको संभाला नहीं जा सकता, इतना बड़ा साम्राज्य, तो उसमें छोटे छोटे प्रांत या फिर छोटे छोटे क्षेत्रों में उनको डिवाइड कर रखा था। इन पर तक्षशिला इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो देखिए, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से भी इन क्षेत्र होते थे जो यह इन पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या फिर गवर्नर बना दिया जाता था। अब देखिए, आज के समय में जो तक्षशिला है हमारी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और जो हमारा उज्जैन है यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और जो यह हमारा पाटलिपुत्र है, जिसको आज के समय में पटना कहा जाता है, यह कहाँ पर है? हमारा बिहार में है। आपको आ गया कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है? आगे देखिए, जो वहां पर रहते थे उनको वहीं के स्थानीय परंपराओं और नियमों का पालन करना पड़ता था। आप ये नहीं है आप रह वहां रहे हो, परंपरा और नियम कहीं और के चला रहे हो, नहीं, जहां आप रहोगे वहीं के परंपरा और नियम आपको चलाने पड़ेंगे। इससे आगे का है, देखिए, यहाँ देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है अर्थशास्त्र नामक की जो बुक है, जो चाणक्य की अर्थशास्त्र बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो उत्तर पश्चिम कंबल है, उत्तर पश्चिमी कंबलों के लिए क्या होता था? जो दक्षिण है, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण था, दक्षिण से हमें उत्तर पश्चिम में कंबलों के लिए था, नहीं भी। देखिए, जो उत्तर पश्चिम था वो हमारा किसके लिए था? कंबलों के लिए फेमस था। जो दक्षिण था हमारा वह किसके लिए था? सोने के लिए। दक्षिण भारत में सोना होता था और कीमती पत्थर होते थे। तो संभवतः है कि संसाधनों के नजराने के रूप में इकट्ठा किया जाता था। नजराना क्या होता है? नजराना एक अनियमित रूप से कर होता है। क्या होता है? नजराना अनियमित रूप से कर होता है। इसको क्या होता है? लोग अपनी इच्छा से देते हैं या मजबूरी से उनको फिक्स नहीं किया जाता है कि आपको इतना कर देना है। यह कर तो होता है लेकिन क्या होता है? अपनी इच्छा से देते हैं लोग, इसको जबरदस्ती उनसे वसूल नहीं किया जाता। यानी कि जब भी संभव हो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। आगे देखिए, मैगस्थनीज है जो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेल्यूकस निकेटर कहाँ का राजा था? सेल्यूकस निकेटर है जो सेल्यूकस निकेटर है जो यह कहाँ का राजा था? यूनान का राजा था। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज आया था। और मैगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए? 3 क्वेश्चन बन गए आपके एक ही लाइन से। पाटलिपुत्र जिसका आधुनिक क्या नाम से जाना जाता है? आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। इसमें बस यही था। आगे देखिए आप, आगे है अशोक। अब अशोक के बारे में बात कही गई है कि अशोक एक अनोखा सम्राट। देखिए, अशोक एक अनोखा सम्राट के बारे में क्या कहा गया है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि अशोक कौन से वंश से संबंध था। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि मौर्य वंश से संबंध था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। यानी कि वे क्या करने लगे थे? हर जगह अपने अभिलेखों को लिखवाने लगे थे। जो वे कह रहे थे उनको वह लिखवाने लगे थे। मैंने आपको दिखाया था ना कि लौह स्तंभ पर उन्हें खुदवाया हुआ था। तो अभी यह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। इनकी भाषा कौन सी थी?
प्राकृत भाषा थी। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो भगवान बुद्ध थे, जो महावीर थे, इनकी भी भाषाएं कौन सी थी? इनकी भी भाषाएं हमारी प्राकृत भाषाएं थी। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? अशोक ने धम्म का पालन किया था। अब देखिए धम्म क्या होता है? धम्म होता है, धम्म का अर्थ ही धर्म होता है। और ये धम्म इन्होंने कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। किसके बाद अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। और अब आप कहेंगे कि कलिंग कहाँ पर है? तो कलिंग है जो यह हमारा उड़ीसा में है। देखिए मैं आपको दिखाऊं मैप में, कलिंग कहाँ पर है हमारा। यह रहा हमारा कलिंग। तो यह कलिंग कहाँ पर है हमारा? उड़ीसा के अंदर है। यहाँ पर युद्ध हुआ था और यहाँ पर युद्ध की के बाद इन्होंने क्या किया था? युद्ध को त्याग करने का फैसला लिया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मारकाट हुई थी। और इसके बाद इनका युद्ध से क्या हो गया था? मन उठ गया था कि अब आज के बाद किसी बेकसूर की जान नहीं लेंगे और ना ही युद्ध करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेकसूर भी मारे जाते हैं। अब देखिए इन्होंने धम्म संस्कृत, धम्म होता है जो है हमारा संस्कृत शब्द, धर्म का क्या है? कि प्राकृतिक रूप है। आगे देखिए कलिंग, अशोक का कलिंग युद्ध। अभी अभी मैंने बताया है कि जो कलिंग है हमारा, यह कहाँ पर है? उड़ीसा का प्राचीन नाम था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का, यानी कि जो समुद्र के किनारे तट है, तटों से लगता हुआ जो एरिया है वह कलिंग था। यानी कि कलिंग क्या था? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। लेकिन युद्ध जनित हिंसा व खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। यानी कि जो युद्ध में खून खराबा हुआ था, उसको देखकर ही क्या हो गया? अशोक को नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध करने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे, स्त्रियां रो रहे हैं बिलक बिलक कर। इसे देखकर उनको युद्ध से क्या हो गई थी? नफरत हो गई थी। बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था इस युद्ध के दौरान। अशोक का धम्म क्या है? अब देखिए अशोक के धम्म के बारे में हम बात करते हैं। देखिए अशोक का धम्म क्या कहता है? अशोक का धम्म कहता है, यानी कि अशोक का धर्म क्या कहता है? अशोक का धर्म कहता है कि आप किसी देवता की पूजा या फिर कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप यज्ञ करवाओ, महायज्ञ करवाओ, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक ये बात कहते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य बनता है कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। तो एक क्वेश्चन और बन गया आपका। क्या बन गया? कि अशोक किस से प्रेरित हुए थे? अशोक बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। आगे देखिए, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उन्होंने, उनके राज्य में क्या होता था? बहुत बड़ा साम्राज्य था, एक साथ सबको समझाना तो काफी मुश्किल होता था। तो देखिए उन्होंने क्या देखा, क्या क्या समस्याएं फेस करी, कि उनके राज्य में क्या क्या समस्याएं हैं। लोग हैं जो वे जानवरों की बलि चढ़ा रहे थे, यानी कि जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच झगड़े भी होते थे। तो उन्होंने, अशोक ने क्या महसूस किया? उन्होंने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका क्या है? कर्तव्य। अर्थात इन समस्याओं को दूर करना उनका अपना एक कर्तव्य है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? महात्मों की नियुक्ति की। धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। यह जगह जगह पर जाकर क्या करते थे? धम्म की शिक्षा देते थे, अर्थात धर्म की शिक्षा देते थे। धम्म के विचार में क्या होता था? जो धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए इन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अपने राजदूत भेजे। इन्होंने क्या कहा कि आप इन सब जगहों पर जाओ और धर्म का प्रचार प्रसार करो। इन्होंने कहा कि युद्ध करने में कुछ नहीं रखा है, आपसी मेल मिलाप में ही सब कुछ है। तो इन्होंने क्या किया था? बुद्ध के उपदेशों से ये प्रेरित हुए थे। कलिंग युद्ध इन्होंने छोड़ दिया था। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में है। तो देखिए एक मोटी मोटी सी आपकी रिवीजन करवा दूं मैं आपको। क्या क्या कहा गया है इसमें? देखिए जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हमारे कौन थे? चंद्रगुप्त
मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। चाणक्य है, जो चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। और अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? हमारी राजनीति से संबंधित है। इनकी राजधानियां कौन कौन सी थी? इनकी 3 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र, तक उज्जैन और तक्षशिला। पाटलिपुत्र कहाँ पर है हमारी? पाटलिपुत्र है हमारी बिहार यानी कि पटना में है। उज्जैन है हमारी कहाँ पर है? एमपी में है। और तक्षशिला हमारी कहाँ आज के समय? पाकिस्तान में है। इनके दरबार में कौन आया था? मैगस्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का क्या था, होता था? राजदूत था। यह यहाँ पर है ना। इनके दरबार में कौन आया था? मैगस्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इनके जो अभिलेख है ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इतना सब हमारा किससे संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आगे देखिए, यह एक कथन बहुत बारी पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्म उपदेश आज भी हमें हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनके लिए हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यह कथन आ सकता है कि यह किसने दिया लिखा है? यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि जो उनके धर्म के आदेश है आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पहले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। तो देखिए, आप लिपियां देख सकते हैं। अब भाई हमारी कैसी है लिपि? ऐसी है ना, देवनागरी लिपि है। स्टार्टिंग में कैसे लिखा जाता था? ऐसे लिखा जाता था, ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। तो यह हमारा चैप्टर इतना ही था। एक दो बातें और है, ये है अशोक ने क्या किया था? इन्होंने सड़कें बनवाई थी, कुएं खुदवाए थे, विश्राम गृह बनवाए थे। इनके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। तो इतना हमारा 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है अशोक के बारे में, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।